आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत, अमेरिका, रूस और चीन छोटे से बांग्लादेश के चुनाव में क्यों रहे दिलचस्प? पीएम मोदी पर जहरीली टिप्पणी के बाद मालदीव में सरकारी वेबसाइटें घंटों रही ठप। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर, पहाड़ से लेकर मैदान तक पारा गिरा। कौन बनेगा करोड़पति जैसा सवाल है नीतीश कुमार को इंडिया के संयोजक बनाने के सवाल पर क्या बोल गए खड़गे। सिर पर सोने की चरण पादुका, 8000 किलोमीटर की पदयात्रा, हैदराबाद से अयोध्या के लिए निकल पड़ा ये राम भक्त। हमास और इजराइल के जंग के बीच लेबनान उतरा, जंग का बढ़ सकता है दायरा। एक पल में सब हुआ धुआं धुआं, ईरान में जनरल कासिम सुलेमानी की कब्र के पास हुए ब्लास्ट। बॉक्स ऑफिस पर किंग की तरह राज कर रही सालार, शनिवार के कलेक्शन में आया भारी उछाल। अजय देवगन लेकर आ रहे हैं एक और सीक्वल, रेड 2 में फिर बनेंगे इनकम टैक्स ऑफिसर। और कौन होगा इन कौन होगा आउट, रोहित शर्मा और विराट कोहली के टी20 चयन को लेकर उलझन जारी। 17 करोड़ की आबादी वाले मुल्क बांग्लादेश में आज आम चुनाव हो रहे हैं। एक तरफ शेख हसीना ने रिकॉर्ड चौथी बार सत्ता में आने का दमखम लगा दिया है, वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बॉयकॉट का बिगुल बजा रखा है। इस बीच हिंसा से जूझ रहे बांग्लादेश के इन चुनावों पर दुनिया भर की नजरें टिकी है। भारत और चीन ही नहीं बल्कि रूस से लेकर अमेरिका तक की दिलचस्पी बांग्लादेश के चुनाव में बनी हुई है। लेकिन बांग्लादेश के चुनाव में इन सुपर पावर देशों की इतनी दिलचस्पी की वजह क्या है, इसका जवाब जानने के लिए इन देशों के हितों को समझने की जरूरत है। युद्ध की जमीन से 1971 में जन्मे बांग्लादेश का 52 सालों का इतिहास किसी से छिपा नहीं है। संघर्षों की दहलीज पार कर इस मुल्क की अर्थव्यवस्था 400 अरब डॉलर को पार कर गई है। बांग्लादेश आज आर्थिक और भू राजनीतिक रूप से ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां दुनिया के कई कद्दावर देश उसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। मालदीव में ज्यादातर सरकारी वेबसाइटें शनिवार रात को डाउन हो गई। एक्सेस करने की कोशिश पर लोगों ने पाया कि मालदीव राष्ट्रपति, विदेश मंत्रालय और पर्यटन विभाग की वेबसाइटें काफी समय तक काम नहीं कर रही थी। हालांकि रविवार सुबह तक वेबसाइट फिर से शुरू हो गई। मालदीव में सरकार की वेबसाइट डाउन होने का ये मामला तब हुआ जब मालदीव के कई अफसर, मंत्री और दूसरे लोग भारतीय सरकार को निशाने पर ले रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी भद्दे कमेंट किए गए थे। वहीं मालदीव के अपने ही लोगों ने भारत से रिश्ता बिगाड़ने पर अपनी सरकार को फटकार लगाई है। एक पूर्व अफसर ने इस बात को लेकर भी सवाल उठाए हैं कि पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर टिप्पणी क्यों की जा रही है। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। जम्मू कश्मीर, पश्चिम राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के त्रिपुरा तक में कहीं कोहरा तो कहीं अत्यधिक घना कोहरा देखा गया। इसका असर सड़क, हवाई और रेल यातायात पर पड़ा। घने कोहरे के कारण पंजाब में सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की जान चली गई। मेरठ समेत विभिन्न शहरों में गलन वाली ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिख गए। पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक में पारा और लुधियाना और दिल्ली में 8.9 तो श्रीनगर में -5.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस में खुद के चेयरपर्सन और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने के सवाल के जवाब में कहा कि ये कौन बनेगा करोड़पति जैसा सवाल है। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि अगले 10 से 15 दिनों में यह तय हो जाएगा कि गठबंधन में किसको कौन सी जिम्मेदारी दी जा रही है या किसे कौन सा पद मिलना है। खड़गे ने गठबंधन में विभिन्न दलों के बीच आपसी सहमति को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दूसरी चीज ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि सभी लोगों ने हर एक के ऊपर सहमति जताई है। हम संयुक्त तौर पर मिलकर काम कर रहे हैं।
हैदराबाद का एक राम भक्त अयोध्या के लिए पैदल यात्रा पर निकल पड़ा है। हैदराबाद के रहने वाले 64 साल के चला श्रीनिवास शास्त्री 8000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे। उनकी ये यात्रा शुरू हो गई है। इस दौरान शास्त्री अपने सिर पर चरण पादुका रखकर यात्रा कर रहे हैं। इस चरण पादुका पर सोने की परत चढ़ी हुई है। इसकी कीमत करीब 64 लाख रुपए है। शास्त्री इससे पहले राम मंदिर के लिए चांदी की 5 ईंटें भी दान कर चुके हैं। शास्त्री अयोध्या रामेश्वरम मार्ग से यात्रा कर रहे हैं। वनवास के दौरान भगवान श्री राम भी इस मार्ग से गुजरे थे। उन्होंने बताया है कि वो श्री राम की ओर से स्थापित सभी शिवलिंगों के दर्शन भी करेंगे। उन्होंने अपनी पदयात्रा 20 जुलाई को शुरू की थी। इजराइल और हमास में लगभग 3 महीने से जंग जारी है। इस युद्ध में गाजा पट्टी के 22,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। वहीं इजराइल में 1139 लोगों की मौत हो चुकी है। जंग के करीब 3 महीने बाद लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए एक विस्फोट में हमास के शीर्ष अधिकारी सालेह अल अजौरी की मौत हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सालेह अजौरी की मौत ड्रोन हमले में हो गई। लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने यह दावा किया है कि इजराइल ने ही सालेह की हत्या की है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि इस घटना के जरिए लेबनान को जबरन युद्ध में खींचने की कोशिश की जा रही है। इस बीच पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका पर टिकी है कि वह आगे किस तरह बरसता है और इजराइल को युद्ध रोकने को मनाता है या नहीं। ईरान में बुधवार को आतंकवादी हमलों के तहत हुए 2 विस्फोटों में कम से कम 91 लोग मारे गए हैं। इस हमले से जुड़ा एक वीडियो अब सामने आया है, जिसमें ये खौफनाक मंजर कैद हुआ है। वीडियो में एक सड़क पर कई सारे लोग दिख रहे हैं और एक बस धीरे धीरे मुड़ रही है। तभी एक जोरदार विस्फोट होता है और सब धुआं धुआं हो जाता है। साल 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी की याद में आयोजित एक समारोह के दौरान यह विस्फोट हुआ था। दक्षिण पूर्वी शहर करमान के कब्रिस्तान में सुलेमानी को दफनाया गया है और यहाँ एक सालगिरह कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसमें हमले हुए। सुपरस्टार प्रभास की फिल्म सालार पार्ट 1 सीज फायर देश भर में छाई हुई है। स्ट्रॉन्ग कंटेंट और ढेर सारे एक्शन से भरपूर इस फिल्म की कमाई में अच्छा खासा इजाफा होते दिख रहा है। प्रभास के फाइटिंग सीन ने फैंस को खास इंप्रेस किया है। इसके अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन की स्वैग से भरी एंट्री ने एंटरटेनमेंट का लेवल बढ़ा दिया है। सालार डोमेस्टिक कलेक्शन में तेजी से आगे बढ़ रही है। यह शाहरुख खान की फिल्म डंकी को कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। टिकट विंडो पर सालार 350 करोड़ के पार हो चुकी है। शनिवार को फिल्म की कमाई में अच्छा खासा इजाफा होते देखा गया। सालार का लेटेस्ट कलेक्शन उसके ब्लॉकबस्टर होने की ओर इशारा कर रहा है। अजय देवगन उन बॉलीवुड एक्टर्स में हैं जिन्होंने अपने पहले फिल्म फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनना शुरू किया था। इस समय अजय के खाते में सिंघम, दृश्यम और गोलमाल जैसी 3 बहुत पॉपुलर और बॉक्स ऑफिस पर बेहद कामयाब फ्रेंचाइजी है। अब अजय के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। 2018 में आई अजय की हिट फिल्म रेड अब फ्रेंचाइजी में बदलने जा रही है। अजय देवगन फिर से IRS ऑफिसर अमित पटनायक के रोल में लौटने जा रहे हैं। जानकारी में सामने आया है कि रेड 2 भी एक रियल लाइफ पर बेस्ड कहानी होगी। शनिवार मुंबई में रेड 2 का शूट शुरू हो चुका है। अजय देवगन, इलियाना डिक्रूज, सौरभ शुक्ला और अमित सियाल स्टारड रेड की कहानी ने थिएटर्स में दर्शकों को उनकी सीट से चिपककर बैठने पर मजबूर कर दिया था। इसे एक सॉलिड थ्रिलर फिल्म माना जाता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अजय इस बार किसके घर पर रेड डालने वाले हैं। भारतीय टीम के चयनकर्ताओं की निगाहें जून में होने वाली T20 विश्व कप पर लगी हुई है, जिससे उसके लिए अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी श्रृंखला के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली में से एक को चुनना आसान नहीं लग रहा है। अभी तक ऐसा लग रहा है कि दोनों को टीम में रखा जाएगा, लेकिन हो सकता है कि IPL के दौरान की फॉर्म को ही T20 विश्व कप टीम में चयन के लिए अहम माना जाए। चर्चा का एक और दौर हो सकता है, जिसमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड के बड़े अधिकारी फैसला ले सकते हैं। चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर दूसरे टेस्ट के दौरान दोनों खिलाड़ियों से बात करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे और इन दोनों ने खुद को उपलब्ध बताया है, मगर बहुत सारे बाहरी कारण हैं, जिससे अंत में शायद फैसला लेने के लिए BCCI के सचिव जय शाह की जरूरत पड़े। दौरा करने वाले अफगानिस्तान के खिलाफ पहले T20 मैच में केवल 5 दिन बचे हैं और BCCI ने अभी तक 11 जनवरी से शुरू होने वाली 3 मैचों की श्रृंखला के लिए टीम की घोषणा नहीं की है।